So guys, if you are preparing for your MPT entrance examination for the year 2026 तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करी है। तो उस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना कि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ा है, उसमें से मैंने एनालिसिस किया है कि कौन से सब्जेक्ट्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इतने सारे सब्जेक्ट्स तुम्हें पढ़ने होते हैं फॉर योर MPT एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें से अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि अगर मैं इन सब्जेक्ट्स को पढ़ लूँ और इन बुक्स में से पढ़ लूँ तो मेरा काम कितना आसान हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाली हूँ। अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी बताने वाली हूँ और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में से आते हैं और सबसे कम किस सब्जेक्ट में से आते हैं। तो तुम उस अकॉर्डिंग इन सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग डिविजन्स में डाल सकते हो कि हाँ भाई, इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, या फिर इस सब्जेक्ट को मुझे कम पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें सब्जेक्ट्स के बारे में बताती हूँ कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। अब सब्जेक्ट्स बताने से पहले मैं तुम्हें एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखे ना, उसमें बहुत हाई फाई चीज़ें, बहुत हाई लेवल की चीज़ें किसी भी पेपर में नहीं पूछी गई हैं। सब पेपर के अंदर ना सिर्फ बेसिक्स ही पूछे गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें सीधा टू द पॉइंट उनके आंसर मिल जाएंगे अगर तुमने पढ़ा होगा तो। बहुत घुमा फिरा के किसी भी क्वेश्चन पेपर में बात नहीं पूछी गई है। तो वही कंसेप्ट वापस आ जाता है कि यू हैव टू गो बैक टू योर बेसिक्स। अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं तो तुम चाहे कोई सा भी पेपर हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, कोई भी ऑफिशियल बॉडी उसे कंडक्ट करा रही हो, तुम कर पाओगे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट में से पूछे गए हैं, उस हिसाब से तुम अपना पढ़ लेना। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं बायोमैकेनिक्स में से। सो ये मेरा एनालिसिस है। मैंने जितने भी क्वेश्चंस पेपर को गो थ्रू किया है, मैंने मोर देन 10 to 15 क्वेश्चंस पेपर से भी ज़्यादा गो थ्रू किए हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझे देखने को मिले हैं इन एवरी क्वेश्चन पेपर दैट वर ऑफ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है इस एस्पेक्ट में। एंड बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मुझे लगता है कि बायोमैकेनिक्स हमारा बहुत ही एक कोर और एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर हम मैकेनिक्स ही नहीं समझ पाएंगे तो हम आगे क्या ही कर पाएंगे। सो बायोमैकेनिक्स इज दैट सब्जेक्ट फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन एवरी क्वेश्चन पेपर। उसके बाद जो सेकेंड आपका सब्जेक्ट आता है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं आपके हर एग्जाम के अंदर, दैट आर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत बड़े टॉपिक्स हैं और बहुत मतलब इनके अंदर ये जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इनके अंदर बहुत डिटेल में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बट जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना वो पूरे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में से नहीं आए हुए हैं। एनाटॉमी में तुम्हें बोन्स, मसल्स, उनकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, यही सब पता होना चाहिए और उन मसल्स का एक्शन या फिर टाइप ऑफ जॉइंट्स, मतलब जो बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा न्यूरो एनाटॉमी तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर तुम एनाटॉमी पढ़ने पे कंसंट्रेट करोगे तो एनाटॉमी पढ़ने पे तुम्हें अपर लिम्ब अच्छे से पढ़ना है, लोअर लिम्ब अच्छे से पढ़ना है, और जो न्यूरो एनाटॉमी की बुक है तुम्हें सिर्फ वही अच्छे से पढ़ के जानी है। इसके अलावा तुम्हें एनाटॉमी में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट में, अगर इतना भी पढ़ के जाओगे तो भी इट इज़ सफिशिएंट। और क्वेश्चंस जो है ना बेटा वो बहुत बेसिक लेवल के पूछे गए हैं। बहुत कोई घुमा फिरा के या बहुत टिपिकल या डिफिकल्ट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मुझे ज़्यादा दिखने को नहीं मिले हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर तुम बेसिक्स भी क्लियर है ना तुम्हारे, तुम एग्जाम निकाल लोगे। एंड अगर मैं फिजियोलॉजी की बात करूं तो फिजियोलॉजी में भी तुम्हें कार्डियोवैस्कुलर जो फिजियोलॉजी है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके अलावा न्यूरो फिजियोलॉजी तुम्हें पता होनी चाहिए, नर्वस सिस्टम का एंड कार्डियोवैस्कुलर का, एंड थोड़े जो शुरुआत के चैप्टर्स होते हैं जिसमें आपको बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में समझाया जाता है। अगर तुम फिजियोलॉजी में सिर्फ यही 3 चैप्टर्स भी पढ़ के चले जाओगे तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है फिजियोलॉजी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर के अंदर इन्हीं 3 टॉपिक्स में से तुम्हारे क्वेश्चन आए हुए थे फिजियोलॉजी में। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, these two are the subjects जिसमें से सेकंड नंबर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे in your MPT entrance examination। Now coming to the third topic जो कि आता है तुम्हारा एक्सरसाइज थेरेपी का। सो एक्सरसाइज थेरेपी में सारे ही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक्सरसाइज थेरेपी में से तुम कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हो। एक्सरसाइज थेरेपी तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ के जानी पड़ेगी। यहाँ तक कि जितने क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं उनमें इलेक्ट्रो से भी ज़्यादा जो पूछा गया है, जो मैंने एनालिसिस किया है, उसमें एक्सरसाइज थेरेपी ज़्यादा
पूछा गया है एज कम्पेयर टू योर इलेक्ट्रोथेरेपी। सो अगर पूछा जाए कि एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छे से पढ़े कि इलेक्ट्रो ज़्यादा घुस घुस के अच्छे से पढ़े, सो आई वुड से कि एक्सरसाइज थेरेपी ज़्यादा अच्छे से पढ़ो। पढ़नी हमें दोनों ही है, बट एक्सरसाइज थेरेपी पे हमें ज़्यादा फोकस देना है और उसे ज़्यादा अच्छे से डिटेल में हमें घुस घुस के पढ़ना पड़ेगा। इसका तुम कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हो। जैसे कि एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में मैंने तुम्हें बता दिया कि ये सब पढ़ लेना, बाकी चीज़ें तुम छोड़ सकते हो, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज थेरेपी, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जो तुम्हें पूरे डिटेल में ही पढ़ने पड़ेंगे। एंड प्लीज़ इनमें से कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है इनमें। ऑन 4th नंबर द सब्जेक्ट वी हैव इज ऑर्थोपेडिक्स प्लस न्यूरोलॉजी। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को ही तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना है। अब इन दोनों सब्जेक्ट्स में ही स्पेसिफिकली जो स्पेशल टेस्ट होते हैं तुम्हारे, जो कि हम न्यूरो की कंडीशन को डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं या फिर ऑर्थो की कंडीशन के लिए डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं स्पेशल टेस्ट। तो जो मोस्ट कॉमन स्पेशल टेस्ट है जैसे टेनिस एल्बो का, ओए का, या फिर स्लम्प टेस्ट करते हैं न्यूरो में, लेयर मेटिसाइन होता है। तो ये सारे जो कॉमन टेस्ट हैं ये तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं इन ऑर्थो एंड न्यूरो। सो बेसिकली तुम्हें ऑर्थो एंड न्यूरो के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट जो कंपैरेटिवली मैंने तुम्हें प्रीवियसली 3 टॉपिक सब्जेक्ट्स बताए हैं उनमें से कम आए हुए हैं। उनके कंपैरिजन में इसका जो क्वेश्चन का अमाउंट है, क्वेश्चन का रेशियो है, वो कम है, बट पढ़ के तुम्हें ये भी अच्छे से जाना है। इसके बाद जो 5th नंबर पे सब्जेक्ट आता है दैट इज इलेक्ट्रोथेरेपी। सो इलेक्ट्रोथेरेपी में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की या करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे इलेक्ट्रो के बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, टेंस क्या होता है, टेंस के टाइप्स क्या होते हैं, कौन सी कंडीशन में कौन सा टाइप ऑफ टेंस देते हैं, कौन सा टेंस किस तरीके से काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, एंड द सेम फॉर ऑल अदर मोडालिटीज़, क्या चीज़ किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, किस में मोस्टली इंडिकेटेड है, वो सब अगर तुम्हें अच्छे से पता है तो इलेक्ट्रो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ टेढ़ा मेढ़ा आगे पीछे दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, बिल्कुल सीधा तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा और तुम्हें उसका सिर्फ आंसर देना है। तो आई थिंक कि इलेक्ट्रो में तुम काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जो पीछे के सब्जेक्ट्स गए हैं जो मैंने तुम्हें बताए हैं उनमें बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन है। इलेक्ट्रो में कंपैरेटिवली मुझे लगता है उतना मेमोराइजेशन नहीं है अगर हम प्रीवियस जो मैंने तुम्हें सब्जेक्ट बताए उससे कंपेयर करें। सो इलेक्ट्रो एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट तुम्हारा बन सकता है, तो इसको तुम प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना। बेसिक किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, किसकी वेवलेंथ कितनी है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किसके बाद आता है, किसकी रेडिएशन कम है ज़्यादा है, ये सब भी तुम अगर अच्छे से पढ़ के जाते हो, अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके जाते हो इलेक्ट्रो के, तो इलेक्ट्रो में तुम आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। थेरेपी के बाद जो सब्जेक्ट आता है दैट इज कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं, बट बहुत लीनियंट क्वेश्चन, टू द पॉइंट क्वेश्चन, कि अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ा तुम्हें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा अगर तुम्हें आंसर पता है तो, कि जैसे S1 S2 साउंड है वो किसके क्लोजर से आती है, कब आती है। अब कितना बेसिक क्वेश्चन है यार, तुम्हें अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी पता है हार्ट की, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो ज़्यादातर जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं जो कार्डियो के आए हुए हैं वो इसी तरीके से आए हुए हैं। तो अगर तुम्हारे कार्डियो के बेसिक्स क्लियर हैं तो तुम कार्डियो का जो पेपर है, जो कार्डियो के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, वो आराम से निकाल लोगे। एंड लास्ट सब्जेक्ट जो तुम्हें पढ़ के जाना है दैट इज योर रिसर्च। तो रिसर्च का भी तुम्हें पता होना चाहिए कि जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो पैरामेट्रिक है या नॉन पैरामेट्रिक है, वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, टी टेस्ट क्या होता है, एनोवा क्या होता है, पी वैल्यू क्या होती है, हाइपोथेसिस रिजेक्ट कब होती है, एक्सेप्ट कब होती है। अगेन द बेसिक्स, ज़्यादा घुस के नहीं पढ़ना है हमें इन सब्जेक्ट्स को, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस रिलेटिवली कम है एज कंपेयर टू प्रीवियसली द सब्जेक्ट विच आई हैव टोल्ड टू यू, राइट। तो इसमें हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से बेसिक भी पढ़ के जाओगे ना इन सब्जेक्ट्स में तो काम चल जाएगा। बट जो मैंने तुम्हें सब्जेक्ट्स बताए हैं जैसे बायोमैकेनिक्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी, अगर ये 4-5 जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं इनको तुम अगर अच्छे से करके जाते हो तो ही तुम्हारा पेपर निकलेगा। और ये जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं इनको तुम थोड़ा ऊपर से बेसिक चीज़ अच्छे से पढ़ के चले गए तो तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, उनका एनालिसिस किया है मैंने पूरा, तभी मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे पूरे सारे क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं कि एनाटमी कितने थे, फिजियोलॉजी के कितने हैं, बायोमैकेनिक्स के कितने हैं, उसके बाद ही मैं तुम्हें ये सारी बातें यहाँ पे बता रही हूँ। अगर तुमने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है ना तो आई होप कि अब तुम्हें बहुत अच्छा एक आइडिया लग गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स आर ऑफ मोस्ट हाई प्रायोरिटी एंड कौन से सब्जेक्ट आर ऑफ लो प्रायोरिटी। ठीक है, पढ़ने यही सारे सब्जेक्ट है तुम्हें, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ के जाओगे तो भी तुम्हारा एमपीटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। मैं तुम्हें जल्दी से ना इनकी बुक्स बता देती हूँ जो बुक्स तुम्हें फॉलो करनी है।
सबसे पहले हम बात करते हैं बायोमैकेनिक्स की, क्योंकि उसी के फ्लो में हम चलेंगे। बायोमैकेनिक्स के लिए आई वुड रेफर कि तुम सिर्फ सिंथिया नॉर्किन से ही पढ़ के जाओ। तो सिंथिया नॉर्किन इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड बुक फॉर बायोमैकेनिक्स। सो अगर आप अपनी बायोमैकेनिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो फॉर एमपीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, देन आई डोंट थिंक कि सिंथिया नॉर्किन के अलावा तुम्हें कहीं और कुछ भी पढ़ने की जरूरत है फॉर बायोमैकेनिक्स। दिस बुक इज सेल्फ सफिशिएंट फॉर यू। नाउ देन कम्स द सेकंड टॉपिक, दैट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो एनाटॉमी के लिए द स्टैंडर्ड बुक इज बीडी चौरसिया, एंड आई थिंक आपने भी उसी बुक से एनाटॉमी पढ़ी होगी। तो इसका अपर लिम, लोअर लिम एंड न्यूरो एनाटॉमी अगर इतना ही पढ़ के जाते हो तो इट्स सफिशिएंट। बीडी चौरसिया इज एक्चुअली अ रियली गुड बुक, क्योंकि इसके अंदर निमोनिक्स वगैरह यूज करके बहुत अच्छे तरीके से विजुअली अट्रैक्टिव तरीके से चीजें को प्रेजेंट किया गया है, एंड आई थिंक इट रियली हेल्प्स यू इन योर मेमोराइजेशन। नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फिजियोलॉजी। सो फॉर फिजियोलॉजी आई यूज्ड टू स्टडी एंड आई वुड रेफर ए.के. जैन। ए.के. जैन में बहुत सिंप्लीफाइड चैप्टर्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप चैप्टर वाइज भी वहाँ पे पढ़ सकते हो। मुझे इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी टू रीड एंड ईजी टू गो रखती है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप ए.के. जैन से फिजियोलॉजी पढ़ो। बाकी अगर आप किसी और बुक को रेफर करते हो या फिर आपने बैचलर्स में किसी और बुक से फिजियोलॉजी पढ़ी है तो आप उस बुक को भी रेफर कर सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड ए.के. जैन। कम्स अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच यू हैव टू स्टडी इज एक्सरसाइज थेरेपी। सो फॉर एक्सरसाइज थेरेपी हैंड्स डाउन टू कैरोलिन किस्नर एंड डीना गार्डनर। इन दो बुक्स के अलावा एक्सरसाइज थेरेपी में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही दो बुक्स सेल्फ सफिशिएंट है फॉर योर एक्सरसाइज थेरेपी। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं बुक्स में से ही बनने वाले हैं, और यही बुक्स तुम्हें ये एग्जाम क्लियर कराने में हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ऑर्थोपेडिक्स। सो फॉर ऑर्थोपेडिक्स आई वुड रिकमेंड महेश्वरी एंड जैन जोशी। तो ये दो बुक्स मैंने पढ़ी थी जब मैं अपने मास्टर्स की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, एंड आई डोंट नो कि जैन जोशी को इतना बैकलैश क्यों मिलता है, बट मुझे तो पर्सनली वो बुक बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है। सो फॉर क्लिनिकल्स यू कैन गो फॉर महेश्वरी, एंड फॉर फिजियोथेरेपी पार्ट यू कैन रेफर जैन जोशी। इसके अलावा देयर इज अनदर बुक दैट इज मैगी, बट मैगी आप ओकेजनली रेफर कर सकते हो क्योंकि वो एक बहुत मोटी बुक है, एंड आई डोंट थिंक कि इतनी मोटी बुक आप इस टाइम पे पढ़ पाओगे, स्पेशली जब आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है फॉर योर एग्जामिनेशन। आप उसको रेफर ज़रूर कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उस बुक से पढ़ने बैठ जाओ क्योंकि उसमें सारा सिलेबस भी कवर नहीं हो पाएगा। सो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट बुक कि आप उसी से पढ़ो। आई वुड रिकमेंड महेश्वरी एंड जैन जोशी। दीज टू बुक्स आर सफिशिएंट। Next subject comes neurology. So for neurology you can refer to O. Sullivan. It is a very good book for neurology. And another book for neuro which you can refer is Cash Neuro. So अगर आप इन दो बुक से भी पढ़ते हो so I think it is sufficient. इसके अलावा तुम्हें और किसी भी बुक में जाने की या किसी बुक के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। These two books are enough for you. Next subject is electrotherapy. So electrotherapy के लिए देखो, अगर तुमने क्लेटन पढ़ी है तो क्लेटन तो देखो किसी काम की है नहीं। क्लेटन में बहुत वेग इन्फॉर्मेशन है प्लस बहुत कंसाइज इन्फॉर्मेशन है। आई डोंट रेफर कि तुम क्लेटन से पढ़ो। द बुक विच आई वांट टू रेफर टू यू फॉर इलेक्ट्रोथेरेपी इज लो एंड रीड। लो एंड रीड से जो तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट्स है ना इलेक्ट्रोथेरेपी के, वो बहुत बढ़िया हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, मैंने खुद उस बुक से पढ़ के उस बुक के नोट्स बनाए थे। इतने मस्त बढ़िया तरीके से तुम्हारे कंसेप्ट वो क्लियर कर देते हैं। उसके शुरू के 3 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से पढ़ना। उसके बाद जो मोडालिटीज वाला पार्ट आ जाता है, मोडालिटीज वाला सेक्शन आ जाता है, उसके लिए आई वुड रेफर चार्ल्स टाकले। वो बुक ज़्यादा अच्छी है लो एंड रीड से अगर तुम मोडालिटीज की बात करते हो, बट फॉर बिगनिंग फॉर द कंसेप्ट क्लैरिटी तुम लो एंड रीड को रेफर कर सकते हो, उसके शुरू के 3 चैप्टर। अनदर सब्जेक्ट इज कार्डियो रेस्पिरेटरी। सो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम तुम हिले गैस को रेफर कर सकते हो। हिले गैस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर दिस। तो मुझे नहीं लगता कि हिले गैस के अलावा तुम्हें और कोई बुक रेफर करनी चाहिए फॉर कार्डियो रेस्पिरेटरी, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी कम आते हैं एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। सो इसके लिए ये बुक ही सफिशिएंट है, कोई और बुक रेफर मत करना। द लास्ट सब्जेक्ट विच यू हैव टू स्टडी इज रिसर्च। तो रिसर्च के लिए आई एम फ्रैंकली टेलिंग यू कि अगर तुम्हारे पास नोट्स रखे हैं ना तुम्हारे किसी टीचर ने या फिर कहीं से भी तुम्हें नोट्स मिल गए हैं रिसर्च के, तो तुम वही पढ़ के चले जाओ। उतना भी पढ़ के जाओगे तो रिसर्च में तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। बट अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो व्हाट यू कैन डू कि तुम एक बुक आती है कोठारी की बुक ले लेना, और कोठारी की बुक के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ज़्यादा डिटेल में फॉर्मूला वगैरह वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिसर्च और बायोस्टैट तो आएगी ही नहीं, खैर रिसर्च ही आएगी, तो उसमें एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ये सब पढ़ लेना। इसके अलावा ये पढ़ लेना कि जो डेटा
डेटा एनालिसिस है वो किन किन तरीकों से होता है, टी टेस्ट क्या होता है, जेड स्कोर क्या होता है, पी वैल्यू क्या होती है, कोरिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ हम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ये सारी बातें तुम अगर रिसर्च में पढ़ के जाते हो तो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट, क्योंकि रिसर्च से ज़्यादा क्वेश्चन एक एग्जाम में नहीं देखने को मिल रहे हैं, कम क्वेश्चन आते हैं बट आते ज़रूर हैं। उसके अलावा नॉर्मल कर्व क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, नॉर्मल कर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सिग्निफिकेंट कब होता है, नॉन सिग्निफिकेंट कब होता है, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो अगर कुल मिला के बेसिक्स अगर तुम्हें पता है सारे, तो रिसर्च का जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो तुम निकाल लोगे। सो आई थिंक कि मैंने तुम्हें दोनों ही बातें बता दी है, मैंने तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी बता दिए हैं इन देयर रैंकिंग, एंड ऑल्सो तुम्हें कहाँ से वो पढ़ना है वो भी मैंने तुम्हें बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया है। सो आई डोंट थिंक कि अब इसके बाद तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन रह जाएगा कि हम कहाँ से पढ़ना शुरू करें, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट था इन देयर लेवल ऑफ प्रेफरेंस, इन देयर लेवल ऑफ रैंकिंग, वो मैंने तुम्हें अच्छे से इन डिटेल इस वीडियो में बता दिया है। अब हम क्या पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, इनके जो PYQs हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, उनको सॉल्व करेंगे, एंड आई थिंक वो डेफिनेटली तुम्हें हेल्प करने वाला है ड्यूरिंग योर MPT एग्जाम। तो उसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।